रात के सन्नाटे में जब परछाइयां भी जागती हैं, कुछ अनकही कहानियां जिंदा हो उठती हैं। नाइटी टून्स, जहां डर बस शुरू हुआ है। कहते हैं कुछ घर सिर्फ ईंट और लकड़ी से नहीं बने होते, उनमें बसी होती है अंधकार, पाप और शापित आत्माएं। ये कहानी है दिल्ली के पुराने दुर्रानी बंगले की। एक घर जो रात के समय अपना असली चेहरा दिखाता है। अर्जुन, उसकी पत्नी कविता और बेटी मिशा बंगले के बाहर खड़े थे। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा और हवाओं में एक अजीब ठंडक। बंगले के विशाल द्वार पुराने लोहे के कांटेदार कड़े से बंद थे, जिन पर जंग लगी थी। दीवारें धूल से ढकी थीं और कुछ हिस्सों में जाले जैसे पुराने मकड़ियों के जाल। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, ठंडी हवा उनके चेहरे पर पड़ी और फर्श पर धूल के कण हर कदम के साथ हिलने लगे। दीवारों पर पुराने चित्र झिलमिला रहे थे, जैसे किसी की आंखें उन्हें घूर रही हों। हर चित्र में अजीब मूर्तियां थीं, चेहरों पर अर्ध अंधकार, निगाहें जैसे जीवित हों। परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ा। सिर की ऊंचाई तक पहुंचते हुए एक पुराना झूमर लटका था। उसकी छाया दीवार पर हिल रही थी। सीढ़ियों की लकड़ी चरमराई जैसे किसी ने अभी अभी कदम रखा हो। अर्जुन ने देखा कि खिड़कियों से हल्की नीली रोशनी छन रही थी, लेकिन बाहर कोई चांद नहीं था। कविता ने महसूस किया कि हवा में कुछ जलती हुई गंध है, जैसे पुराने धूप और मक्खन की मिली-जुली महक। मिशा धीरे धीरे पीछे हट गई और बोली, पापा, मुझे लगता है कोई हमारे पीछे है। अर्जुन ने पलटा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कविता और अर्जुन दोनों चिल्लाए और फर्श पर पड़े पुराने कागज हल्के हल्के हिलने लगे। कहीं से महिला की चीख गूंज उठी, इतनी पास कि उनके कान बज गए। वे भागे, लेकिन चीख उनके कानों में स्थायी रूप से गूंज गई। स्थानीय बुजुर्ग कहते थे कि ये बंगला पहले सर जॉर्ज डुर्रानी का था। रात के समय यहां अजीब अनुष्ठान होते थे। कुछ लोग कहते हैं कि आग लगने के बाद भी बंगले की ऊर्जा जिंदा रह गई थी, और अब भी रात में ये बंगला अपने पुराने पाप और डर को बाहर लाता है। जैसे ही परिवार ने साहस करके बंगले के अंदर कदम रखा, उन्हें एहसास हुआ कि ये घर केवल ईंट और लकड़ी नहीं है। हर कोना, हर कमरे, हर छाया उन्हें अपनी कहानी सुना रही थी। अर्जुन ने अपने हाथ से धूल झटकते हुए बड़े हॉल में कदम रखा। हॉल में कई पुराने सोफे बिखरे हुए थे, उनके कपड़े फटे और धूल से ढके हुए। दीवारों पर लगे विशाल दर्पणों में उनके परछाइयां अजीब तरह से लंबी और खिंची हुई दिख रही थीं। हर बार जब वे दर्पण के पास से गुजरते, ऐसा लगता जैसे कोई दूसरी परछाई उनके पीछे है। कविता ने महसूस किया कि कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई थी और किसी ने धीरे धीरे उसे छूने का एहसास दिया। मिशा पीछे पीछे चल रही थी और हर कदम पर उसके पैरों की आवाज धीरे धीरे एको कर रही थी। किसी कमरे से हल्की सी नीली रोशनी आ रही थी। जैसे ही वे उस कमरे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप खुला और बंद हुआ। अंदर कमरे में पुराने फर्नीचर थे, धूल से ढके। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें झिलमिला रही थीं। अचानक एक छोटे से शेल्फ पर रखा ग्लास खुद ब खुद गिर पड़ा। कविता ने चिल्लाया और मिशा पीछे हट गई। फर्श पर कदमों की आवाजें गूंजने लगीं, लेकिन जब वे पलटकर देखे, वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने महसूस किया कि घर की परछाइयां उनके साथ खेल रही थीं, धीरे धीरे उनके चारों ओर घूम रही थीं।
अचानक मिशा की नजर कमरे के कोने में लगी। एक अजीब सी सिलूट खड़ी थी जिसकी नीली रोशनी उसकी परछाई पर पड़ रही थी। मिशा ने डर के मारे चिल्लाया। कविता ने तुरंत उसे पकड़ लिया, लेकिन सिलूट धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे कभी वहां ही नहीं थी। फर्श पर धूल के निशान अपने आप बन रहे थे। दरवाजों के हैंडल हल्के हल्के हिल रहे थे। किसी ने धीरे धीरे फुसफुसाया, लेकिन आवाज इतनी हल्की थी कि वे सुन नहीं पाए कि क्या कहा गया। अर्जुन ने देखा कि कमरे की खिड़कियों में हल्की नीली रोशनी पल पल बदल रही थी। छत से झूमर धीरे धीरे हिल रहा था और उसकी छाया दीवार पर डरावनी आकृति बना रही थी। वे महसूस कर रहे थे कि घर जिंदा है। हर कमरे में अलग तरह की डरावनी गतिविधियां हो रही थीं। एक कमरे में पुरानी घड़ी अचानक बज उठी, बिना किसी घड़ीवाल के। अचानक कमरे की हवा भारी हो गई और पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं। मिशा जोर जोर से चिल्लाई। अर्जुन ने महसूस किया कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसके हाथ को छू लिया। कविता ने महसूस किया कि कमरे की हर चीज धीरे धीरे हिल रही है। ये बंगला अब केवल पुराने पापों का घर नहीं रहा, ये अब उनका प्रतीक बन गया था। और परिवार महसूस करने लगा कि वे केवल आगंतुक नहीं हैं, वे अब इस घर की कहानी का हिस्सा बन चुके थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, घर की अंधेरी परछाइयां परिवार को अपने घेरे में ले रही थीं। अब ये सिर्फ भूतिया नहीं था, ये शापित, जीवित और उन्हें निगलने को तैयार था। अर्जुन और कविता पूरे बंगले में मिशा को ढूंढते हुए दौड़ रहे थे। हर कमरे में फर्श पर धूल हिल रही थी और दरवाजों की चरमराहट लगातार सुनाई दे रही थी। कभी छत से झूमर गिरने की आवाज आती, कभी फर्नीचर धीरे धीरे हिलता। नीली रोशनी कमरे कमरे बदल रही थी और दीवारों पर अनजानी आकृतियां उभर रही थीं। मिशा अचानक एक पुराने कमरे की कोने में खड़ी दिखाई दी, लेकिन जब अर्जुन पास पहुंचे तो वो गायब हो गई। कविता ने जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज किसी और दिशा में चली गई। फर्श पर कदमों की गूंज अब तेज हो चुकी थी। दरवाजों के हैंडल हिल रहे थे और खिड़कियों से अजीब आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसके हाथ को पकड़ लिया। मिशा की गायब होने की वजह समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उन्हें पता था कि ये घर सिर्फ उनके चार दीवारों का नहीं है, ये उनके डर का साक्षी है। दीवारों पर जलती हुई मोमबत्तियों की परछाइयां अचानक पड़ गईं। छत से झूमर गिरने का खतरा बना, लेकिन हवा में तैरते हुए रुक गया। नीली रोशनी अब तेज और चकाचौंध करने वाली थी। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई और फुसफुसाहटें लगभग चीख में बदल गईं। किताबें, घड़ी, पुराने जार अपने आप हिलने लगे। तभी स्थानीय बुजुर्ग महिला पुजारी घर में आया। उसने धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू किया और घी की छोटी छोटी लौएं कमरे में फैल गईं। परिवार ने महसूस किया कि घर की शक्ति धीरे धीरे शांत हो रही है, लेकिन अभी भी खिड़कियों से नीली लौ झांक रही थी और हल्की फुसफुसाहटें अभी भी गूंज रही थीं। पुजारी ने अनुष्ठान पूरी किया, लेकिन घर की शापित ऊर्जा अब भी कहीं ना कहीं मौजूद थी। परिवार ने सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि यह सुरक्षा केवल अस्थायी थी। मिशा सुरक्षित थी, लेकिन उनकी नजरें बार बार कमरे के अंधेरे को खोज रही थीं। याद रखिए, कुछ घर केवल ईंट और लकड़ी से नहीं बने होते, उनमें बसी होती है अंधकार, शापित आत्माएं और पुराने पाप। और वो बंगला
अब भी अपनी कहानी कह रहा है। अगर आप कभी उस बंगले के पास जाएं, तो ये आपका पीछा कर सकता है। क्या आप इसे सुनने की हिम्मत रखते हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो ऐसे और भी बहुत सी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। नई कहानियां सबसे पहले सुनने के लिए लाइक का बटन दबाएं और फिर सब्सक्राइब जरूर करें।